वो भी 4 जुलाई था, ये भी 4 जुलाई है। फर्क 250 साल का है। फर्क फर्श से अर्श का, फर्क गुलामी से सर्वशक्तिमान का, फर्क जमीन और आसमान का। वो तब आजाद होने वाला अमेरिका था। आज 250 साल बाद ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। अमेरिका एट 250। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। वीकेंड आ गया है और मैं आपके लिए हमारा वीकली शो चक्रव्यूह स्पेशल लेकर एक बार फिर हाजिर हो गया हूं। आइए शुरू करते हैं और आज बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क होने का दावा करने वाले अमेरिका की। आज अमेरिका के लिए अपने अतीत में झांकने, अपने वर्तमान को संभालने और भविष्य को निहारने का दिन है। वो 4 जुलाई 1776 का दिन था जब अमेरिका के आंगन में आजादी के सूरज की पहली किरण पड़ी थी। तब से अमेरिका ने लगातार प्रयासों से चढ़ाव ही देखा है, उतार नहीं। गुलामी से निकले ज्यादातर देश भले तानाशाही की भेंट चढ़ गए, लेकिन अमेरिका ने अपने 250 वर्षों के स्वतंत्र इतिहास में चाहे जो किया हो, लेकिन लोकतंत्र को कमजोर नहीं होने दिया। इस दौरान अमेरिका ने 45 राष्ट्रपतियों को देखा। कई राष्ट्रपतियों ने दुनिया को अपने हिसाब से इन 250 सालों में खूब घुमाया, लेकिन जो नहीं घुमा वो है अमेरिका का लोकतंत्र। आज 250 साल का आजाद अमेरिका नए सिरे से अपनी खोज कर रहा है। अमेरिका एक खोज। जश्न और जज्बे के बीच अपने चौवे पर उचक्कर अमेरिका का इतिहास अपने बीते 250 सालों को देख रहा है। आज जज्बा है कि अमेरिका जिस मुकाम पर है उससे कैसे आगे बढ़े, और जश्न है कि कितने संघर्षों से गुजरकर जो आजादी हासिल की थी, वो आजादी आज अमेरिका के अभूतपूर्व ताकत का सबब बनी हुई है। We are the strongest and most powerful country on earth, and by the grace of God, the United States of America is the most successful, most accomplished, most exceptional nation ever to exist in human history, and it is great to be your president. कुछ दिनों पहले ही $250 का नोट अमेरिका में छापा गया। ये $250 का नोट सिर्फ अमेरिका के डॉलर के मजबूत सिक्के की खनक को ही नहीं सुना रहा है, बल्कि बता रहा है कि 250 वर्षों में अमेरिका ने लोकतंत्र और आजादी की कितनी दूरियां नाप दी हैं। ये दौलत, ये वैभव, ये अमीरी वाली विरासत, ये चकाचौंध, ये तड़क भड़क, ये शक्ति और ये सत्ता, ये उस अमेरिका की आज वाली पहचान है जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। ये उस अमेरिका की पहचान है जिसके डॉलर से पता चलता है कि किस देश के सिक्के में कितनी खनक है। ये उस अमेरिका का दबदबा है जिसकी सामरिक शक्ति के आगे दुनिया के तमाम दिग्गज देश अपने हथियार डाल देते हैं। ये अमेरिका बना है तो 250 वर्षों के परिश्रम, संघर्ष, संकल्प और खून पसीने की कीमत पर। जिस अमेरिका के सामने दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज सजदे करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े तानाशाह और फौजी ताकत झुककर सलाम करती है, उस अमेरिका की बुलंदी है उसके 250 सालों का लोकतंत्र। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत परिभाषा दी। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र जनता की, जनता के द्वारा और जनता के लिए सरकार है। 19 नवंबर 1863 को जब लिंकन ने यह विश्व प्रसिद्ध बयान तब दिया था जब वो गृह युद्ध में फंसे देश को मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे। गेट्सबर्ग एड्रेस के नाम से मशहूर अपने इस सारगर्भित भाषण में लिंकन ने अमेरिका को एक रास्ता दिखाया था जिस पर चलकर अमेरिका 50 साल में दुनिया की सबसे अहम ताकतों में शुमार होने लगा। सबसे पुराना लोकतंत्र।
अब्राहम लिंकन का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से था। रिपब्लिकन पार्टी से राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले नेता अब्राहम लिंकन थे। संयोग देखिए कि आज के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी उसी रिपब्लिकन पार्टी से हैं, लेकिन लोकतंत्र और मानव गरिमा की परिभाषा तय करने में लिंकन से ट्रंप तक आते आते अमेरिका बहुत कुछ बदल चुका है। 250 वर्षों में अमेरिका ने जिस ताकत को बनाया, उसे ट्रंप अपनी तुनक मिजाजी में हॉर्मूज के पनाले में बहाने लगे। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally, again, obliterated. We are going to annihilate their navy. We are going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. इस साल फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। उस हमले का नाम रखा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इसके तहत ईरान के सैन्य और सरकारी ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। अमेरिका का इस हमले के पीछे तर्क था कि ईरान परमाणु कार्यक्रम चला रहा है। Rapidly building a vast stockpile of conventional ballistic missiles and would soon have had missiles that could reach the American homeland, Europe, and virtually any other place on earth. Iran's strategy was so obvious. They wanted to produce as many missiles as possible, and they did, with the longest range possible, and they had some weapons that nobody believed they had. We just learned that out. We took them out. We took them all out so that no one would really dare stop them. And their race for a nuclear bomb, a nuclear weapon like nobody's ever seen before. इस हमले में ईरान ने बहुत कुछ खो दिया। उसके सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई समेत ईरानी शासन और सेना के तमाम बड़े नेता मारे गए। अब तक ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के प्रमुख जनरल समेत 250 से ज्यादा सैन्य कमांडर ढेर हो चुकी है। अमेरिकी इजराइल हमले में ईरानी नौसेना कमोबेश ध्वस्त हो गई। ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्डो जैसे यूरेनियम संवर्धन और न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर हमला करके भारी नुकसान पहुंचाया। एक अनुमान के मुताबिक इस युद्ध में ईरान को करीब 300 अरब डॉलर तक का नुकसान हुआ होगा, जिसे ठीक करने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा नुकसान उन हजारों लोगों की मौत है जो इस युद्ध में मारे गए। खासकर स्कूली बच्चियों तक का मारा जाना मानवता के प्रति क्रूर अपराध था। इस युद्ध में 30 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। लेकिन इतनी बर्बादियों के बाद भी ईरान ने अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर नहीं किया। वो अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ता रहा और इसी बीच उसने हॉर्मूज स्ट्रेट को बंद करके दुनिया को चेता दिया कि अमेरिका की दादागिरी जिसको सहनी हो वो सहे, लेकिन ईरान अपनी बर्बादियों की कीमत पर भी अपने राष्ट्र के आत्मसम्मान की रक्षा करेगा। अब ये संयोग है या ईरान का प्रयोग कि जब अमेरिका अपनी आजादी के 250 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, ठीक उसी दिन यानी 4 जुलाई को ईरान के सर्वोच्च नेता रहे अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम की तेहरान में शुरुआत हुई। ट्रंप ने जिस तरह ईरान पर हमला बोला, उससे ईरान ने डटकर मुकाबला तो किया, साथ ही दुनिया को यह संदेश दिया कि 4 जुलाई को दुनिया सिर्फ अमेरिका की आजादी का जश्न ही नहीं देखेगी, बल्कि उससे ज्यादा ईरान के गम में आंसू भी बहाए जाएंगे। अमेरिका और इजराइल को यकीन नहीं था कि ईरान ऐसा प्रतिकार करेगा जिससे अमेरिका की हेकड़ी गुम हो जाएगी और इजराइल अलग थलग पड़ जाएगा। जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को घर से उठा लिया था, उसके बाद उसे लगता था कि ईरान भी आत्मसमर्पण कर देगा, लेकिन ऐसा सोचते हुए ट्रंप ने खुद अमेरिका के इतिहास पर नजर नहीं डाला, जिसने इंग्लैंड के सामने घुटने टेकने की जगह उससे लोहा लेकर अपनी आजादी हासिल की थी। दरअसल अमेरिका किसी राष्ट्रपति की फितूर या सनक का नाम नहीं है। अपने शिखर के चरम अवस्था पर 3 कदमों में दुनिया नाम कर पहुंचा है और 3 कदमों में पहला कदम है सपना। वो सपने जो अमेरिका को बनाने वाली पीढ़ियों ने देखा, जिसमें उसके पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन भी शामिल थे। दूसरा कदम है उस सपनों के लिए किया गया संघर्ष, वो संघर्ष जिसे दास प्रथा के खिलाफ अब्राहम लिंकन ने किया था और जिसके लिए गोली खाई थी। और इन 2 कदमों पर बढ़े अमेरिका के लिए तीसरा कदम था सफलता। वो सफलता जो दूसरे विश्व युद्ध के बीतते बीतते साफ कर दी गई कि दुनिया में जिसके सिक्के और सैनिक
शक्ति में सबसे ज्यादा दम है वो है अमेरिका। जिस अमेरिका की कामयाबी उसको दुनिया के 195 देशों में सबसे ऊपर रखती है, उस शिखर तक पहुंचने में अमेरिका ने बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखे। आज किले के मेहराब की तरह चमकता अमेरिका सबको दूर से ही दिख जाता है, लेकिन 550 साल पहले तक अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था। यानी जहां पर सभ्यताएं थीं, लोगों में आगे बढ़ने और विकास करने की होड़ थी, जहां से संस्कृति और संस्कार के मूल्य फैलते गए, उनसे अमेरिका का कोई नाता नहीं था। दुनिया से उसको पहली बार कोलंबस नाम के एक नाविक ने रूबरू कराया, वो भी इत्तफाकन। कोलंबस चला था भारत को खोजने, लेकिन खोज कर दी अमेरिका की। कुछ दुर्घटनाएं इतिहास की धारा बदल देने वाली घटनाएं बन जाती है। अमेरिका की खोज ऐसी ही ऐतिहासिक दुर्घटना का नतीजा थी। इटली का निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी समुद्री नाव से भारत के समुद्री रास्ते की खोज के लिए निकला था, लेकिन वो भारत आने की जगह अमेरिका पहुंच गया। 12 अक्टूबर 1492 को अमेरिका के बहामास के एक टापू पर कोलंबस पहुंचा। हालांकि ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि 1506 में अपनी मृत्यु के समय तक कोलंबस यही सोचता था कि उसने अमेरिका की नहीं बल्कि भारत की खोज की। कैसे कोलंबस ने इंडिया के चक्कर में अमेरिका को खोजा, इसको जानने से पहले अमेरिका और भारत के लोकतंत्र के बारे में जान लेना जरूरी है। अगर अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है तो भारत सबसे बड़ा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन को चुना। ऐसे में अमेरिका ने पाकिस्तान को तरजीह दी, बल्कि 1971 के युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। भारत से अमेरिका के संबंधों में सुधार 1991 के आर्थिक सुधारों के साथ होता गया। 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका की भवें तन गईं। हालांकि 2008 में भारत और अमेरिका के बीच हुआ नागरिक परमाणु समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने में ऐतिहासिक कड़ी साबित हुआ। वहीं अमेरिका में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीयों के कारण अमेरिका का डॉलर मजबूत हुए जाता है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के राज में उनके ऊटपटांग बयानों के कारण रिश्तों में खटास आने लगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संबंधों को सुधार लिया। 24 मई को नई दिल्ली में अमेरिकी आजादी की 250वीं सालगिरह पर जश्न के बीच ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आ गया। उस दौरान ट्रंप ने बहुत जोर देकर कहा कि अमेरिका 100% भारत पर भरोसा कर सकता है। I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants to get, and I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. दरअसल 15वीं सदी आते आते यूरोप में स्पेन से लेकर पुर्तगाल जैसे देश भारत और एशिया से कारोबार करने लगे थे। यूरोप के वो देश भारत से मसालों के व्यापार के लिए आते थे, लेकिन 1453 में ऑटोमन साम्राज्य के तुर्कों ने भारत तक आने वाली जमीनी रास्ते सिल्क रूट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उनके लिए भारत आना काफी मुश्किल होने लगा। तब उन्होंने समुद्री रास्ता ढूंढना शुरू कर दिया। इस काम में आगे बढ़ा इटली का नाविक कोलंबस। कोलंबस को लगता था कि धरती गोल है तो वो पश्चिम की तरफ बहेगा तो घूमकर पूरब की तरफ पहुंच जाएगा। इसमें उसकी मदद स्पेन के राजा फर्डिनेंड और उसकी रानी इसाबेला ने की। उन्होंने ही कोलंबस की यात्रा का खर्चा उठाया। 1492 के अगस्त महीने में कोलंबस सांता मारिया, नीना और पिंटा नाम के 3 जहाजों के साथ भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज में निकला। 3 जहाजों पर 90 अनुभवी नाविकों के दल बल को लेकर कोलंबस निकला था। स्पेन के पालोस बंदरगाह से सीधे पश्चिम की तरफ जाने के लिए वो दक्षिण पश्चिम की तरफ कैनरी द्वीप समूह में जा पहुंचा। वहां जाने का मकसद जहाजों की मरम्मत थी और ताज़ा भोजन और पानी का स्टॉक जमा करना था। करीब 34 दिनों की यात्रा के बाद जब 6 सितंबर 1492 को कैनरी द्वीप से चला जहाजों का काफिला आगे बढ़ा तो रास्ते में उन्हें पानी के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। 5 हफ्ते तक लगातार पानी ही पानी देखकर बहुत सारे नाविक डर गए, क्योंकि रसद खत्म होने लगा था।
नाविकों ने कोलंबस के खिलाफ बगावत कर दी कि वो इंडिया की खोज में नहीं जाएंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। कोलंबस ने एक चालाकी बरती। वो लॉग बुक में कम दूरी लिखता था, जिसे दिखाकर नाविकों का हौसला बढ़ा कि अभी घर से बहुत आगे नहीं निकले हैं और जल्द ही इंडिया पहुंच जाएंगे। लेकिन लगे हाथ एक असली लॉग बुक भी रखता था, जिससे वास्तविकता का एहसास रहे कि जिस इंडिया की तलाश में निकला है वो काफी दूर है। 12 अक्टूबर को सूरज के ढलने से पहले जब समुद्र में लकड़ी की टहनियां और पक्षी दिखाई देने लगे तो कोलंबस को समझ में आ गया कि धरती पास ही है। उसी रात 2 बजे के करीब पिंटा नाम के जहाज पर सवार रॉड्रिगो त्रियाना नाम के नाविक ने जैसे ही बहामास के टापू को देखा तो जोर से चिल्लाकर कहा, टिएरा टिएरा, यानी जमीन जमीन। कोलंबस और उसकी टीम ने वहां उतरकर पहले स्पेन का झंडा गाड़ा और ऐलान कर दिया कि ये जमीन स्पेन के राजा की है। कोलंबस जब वहां पहुंचा तो एक ऐसे समाज से उसका सामना हुआ जिसका कोई संगठित धर्म नहीं था, जो प्रकृति की पूजा करता था, जो कबीलाई जिंदगी जीता था और मक्का, बीन्स और कद्दू जैसी फसलें उगाता था, साथ ही शिकार और मछली पर गुजारा करता था। कोलंबस ने जब तक अमेरिका को नहीं खोजा था तब तक हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका उजाड़ था या यहाँ जंगल थे या यहाँ लोग नहीं बसते थे। तो 15वीं सदी के अंत तक, जब तक कोलंबस ने अमेरिका को नहीं खोजा, तब तक के अमेरिका के यदि जीवन को देखें तो यहाँ पे मूल निवासी रहते थे, यहाँ के अलग अलग संप्रदाय थे। यदि हम मैक्सिको की ओर जाएं, मध्य अमेरिका की ओर जाएं तो एज़टेक और माया जैसे हमको समुदाय देखने को मिलते थे, जो चाहे खेती की तकनीक आप देखें, खगोल विज्ञान देखें, आप कंस्ट्रक्शन की यदि तकनीक को देखें तो ये बहुत उन्नत थे। आइए अब अमेरिका के अतीत को थोड़ा और खंगालते हैं। कोलंबस की खोज से लोकतंत्र की स्थापना के बीच करीब 300 साल का अंतर था। वो 300 साल अमेरिका के लिए भीषण रक्तपात, शोषण, दमन, सांस्कृतिक बदलाव और आखिरकार आजादी के लिए संघर्ष की कहानी है। कोलंबस अमेरिका को इंडिया मानकर लौट गया था, लेकिन उसके बताए समुद्री रास्ते पर चलकर यूरोपीय देशों ने अमेरिका में भीषण लूटपाट की, जिसने वहां की सीधी सादी जिंदगी को लड़ाकू तेवर सिखा दिए। कोलंबस अपने को एक महान खोज करने वाले के रूप में प्रचारित करते हुए यूरोप चला गया, लेकिन उसके बाद यूरोपीय देशों में अमेरिका जाकर वहां की जमीन, वहां के संसाधन और सोने चांदी जैसे महंगी धातुओं को हड़पने की होड़ लग गई। स्पेन के क्रूर सैनिकों ने दक्षिण अमेरिका की एज़टेक और इंका जैसी महान सभ्यताओं को मिट्टी में मिला दिया। इनके साथ ही यूरोप से चेचक, खसरा और मलेरिया जैसी बीमारियां अमेरिका गईं, जिनसे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता अमेरिकियों में नहीं थी। माना जाता है कि कुछ दशकों में ही अमेरिका की 80% तक मूल आबादी युद्ध और बीमारियों की भेंट चढ़ गई। 100 साल से भी ज्यादा समय बाद 1607 में ब्रिटेन ने वर्जीनिया में अपनी पहली स्थायी बस्ती बसाई। उन्होंने वहां तंबाकू, कपास और चावल की बड़े स्तर पर खेती शुरू की। इस काम के लिए ढेर सारे मजदूर चाहिए थे, जिसके लिए अंग्रेजों ने अफ्रीका के अश्वेतों को जबरन अमेरिका लाना शुरू कर दिया। 1619 में पहली बार अफ्रीकी निवासियों को जबरन गुलाम बनाकर अमेरिका लाया गया, जिसके बाद वहां क्रूर दास प्रथा शुरू हुई। इस बीच इंग्लैंड ने अमेरिका में रहने वाले मूल निवासियों पर भी जबरन टैक्स लगाने शुरू किए। जब शोषण चरम पर पहुंचता है तो विद्रोह शुरू होता है। अमेरिका में इंग्लैंड की सत्ता के खिलाफ भी सड़कों पर विद्रोह शुरू हो गया। उस संघर्ष का नतीजा अमेरिका की आजादी के रूप में सामने आया। दरअसल अमेरिका में आजादी और लोकतंत्र की लड़ाई किसी एक इंसान ने नहीं लड़ी थी, बल्कि एक सामूहिक चेतना ने उसकी आजादी का सूत्रपात किया था। वो 7 नेताओं का समूह था जिन्हें अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स कहा जाता है। उनमें सबसे बड़ा नाम जॉर्ज वॉशिंगटन का है, जो आजादी की लड़ाई का सैन्य नेतृत्व कर रहे थे। वॉशिंगटन अमेरिका के कॉन्टिनेंटल आर्मी के चीफ थे, जिन्होंने अमेरिकी नाविकों और किसानों को भी एक मजबूत सेना में बदल दिया। आजादी के बाद वो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। वहीं थॉमस जेफरसन ने आजादी की लड़ाई और लोकतंत्र के मूल्यों को वैचारिक आधार दिया। सिर्फ 33 साल की उम्र में उन्होंने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लिख दिया था। उनके उस दस्तावेज में लिखे इस वाक्य ने अमेरिका में लोकतंत्र की नैतिक नींव रखी कि सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें आजादी का अधिकार है। जनता को जगाने का काम थॉमस पेन ने किया, जिसने कॉमन सेंस नाम का एक पैम्फलेट निकाला था। उस पैम्फलेट ने आम लोगों की भाषा में जनता को समझाया था कि ब्रिटिश राजा का शासन कितना गलत है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है।
इसकी लाखों प्रतियां बिक गईं, जिन्होंने आम लोगों को क्रांति के लिए मानसिक रूप से तैयार किया था। वहीं कूटनीति और विदेशी मदद के सूत्रधार बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध के समय फ्रैंकलिन ने फ्रांस जाकर वहां के राजा से मदद हासिल की थी। फ्रांस से मिली नौसेना और पैसों की मदद ने अमेरिका की जीत को मुमकिन बनाया। जनता की आवाज की इस लड़ाई में जो नेता बना उसका नाम था जॉन एडम्स। वो कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के सबसे मुखर नेता और वकील थे। उन्होंने आम आदमी से लेकर बड़े बड़े नेताओं को समझाया था कि ब्रिटेन से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। अमेरिका के लोगों में क्रांति की चिंगारी जलाने वाली जोड़ी थी सैमुअल एडम्स और पैट्रिक हेनरी की। इनमें से सैमुअल एडम्स ने ही ब्रिटिश टैक्स के विरोध में बॉस्टन की टी पार्टी का नेतृत्व किया था, तो वहीं पैट्रिक हेनरी ने वो नारा दिया था कि या तो हमें आजादी दे दो नहीं तो मौत। इनके आंदोलन बॉस्टन टी पार्टी और लोगों में बेचैनी पैदा करने वाले भाषणों ने आम अमेरिकी को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन के लिए खड़ा कर दिया। इन आंदोलनों के बाद उस नेता का नाम आता है जिन्होंने अमेरिका में लोकतंत्र का ढांचा खड़ा किया। उनका नाम था जेम्स मैडिसन। मैडिसन को अमेरिका के संविधान का पिता कहते हैं, जिन्होंने आजादी मिलने के बाद लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संविधान का मुख्य मसौदा तैयार किया था। 1776 में जिस आजादी का ऐलान हुआ उसके संविधान के बनने और लागू होने में करीब 1.5 दशक लग गए, लेकिन एक बार संविधान बना तो उसने लोकतंत्र को ऐसी गारंटी दी कि वहां लोग अपने राष्ट्रपति से सीधे सवाल कर लेते हैं। Mr. President, after 3.5 years, you regretted all the lying you've done to the American people. On All the what? everything. All the lying, all the dishonesties. That who has done? You have done. आजादी की नरम छांव तो अमेरिका को मिल गई, लेकिन उसमें सुस्ताने का मौका उसके पास नहीं था। 18वीं सदी जब ढलान की तरफ थी तो अमेरिकी अपनी बदहाली की तरफ जा रहे थे। उसकी झोली में आजादी का सुखद एहसास और संविधान की किताब के सिवा कुछ भी नहीं बचा था, बल्कि कुछ और था तो क्रांतिकारी युद्ध से पैदा हुई गरीबी, कंगाली और भारी कर्ज का बोझ। 1790 में अमेरिका में पहली जनगणना हुई, जिसके मुताबिक उसकी आबादी 39,29,214 थी, जिसमें अमेरिका के आम नागरिक और अश्वेत गुलाम भी शामिल थे। देश पर राष्ट्रीय कर्ज 5.3 करोड़ डॉलर से ज्यादा था। फ्रांस और नीदरलैंड जैसे देशों के कर्ज और ब्याज न दे पाने के कारण वो दिवालिया तक घोषित हो गया था। आलम यह था कि 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन के राष्ट्रपति बनने के समय अमेरिका के खजाने में 1,62,200 डॉलर की ही कस्टम ड्यूटी जमा थी। भारी मात्रा में कागजी करेंसी छापने से देश भयंकर महंगाई का शिकार था। अमेरिका की 90% आबादी खेती और पशुपालन से पेट पालती थी। उस बदहाली से निपटने के लिए वॉशिंगटन ने अलेक्जेंडर हैमिल्टन को अपना ट्रेजरी सेक्रेटरी बनाया। तब अमेरिका ने एक प्लान बनाया जिसमें केंद्रीय सरकारों ने राज्यों के कर्जे भी अपने ऊपर ले लिए और टैक्स टैरिफ के लिए नई व्यवस्था लागू की। इससे अमेरिका की आर्थिक स्थिति तेजी से सुधरने लगी। किसी देश की ताकत उसकी करेंसी से नापी जाती है। अमेरिका को आजादी से लेकर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने के सफर में करीब 150 साल का समय लगा। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते होते अमेरिका को चुनौती देने वाला सोवियत रूस ही रह गया था, लेकिन दोनों की आर्थिक, कूटनीतिक और सामरिक ताकतों की तुलना होने पर अमेरिका ही भारी पड़ता था। हालांकि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए अमेरिका को संघर्षों के कई दौर से गुजरना पड़ा था। सबसे पहले अमेरिका ने औद्योगिक क्रांति पर जोर दिया, जिसके कारण गृह युद्ध के बाद अमेरिका में रेलवे, मैन्युफैक्चरिंग और उद्योगों का बहुत तेजी से विकास हुआ था। 1890 आते आते यानी अपनी आजादी के 100 साल बाद तक अमेरिका ने ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। तब तक अमेरिका ब्रिटेन से दोगुना उत्पादन करने लगा था। 1898 में स्पेन अमेरिका युद्ध में जीत हासिल करके अमेरिका ने प्यूर्टो रिको, गुआम और फिलीपींस पर अपना कब्जा जमा लिया। यानी अमेरिका ने धीरे धीरे दूसरा ब्रिटेन बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए। आर्थिक साम्राज्यवाद का एक नया खिलाड़ी बनकर उभरा। 19वीं सदी में अमेरिका ने कृषि पर आधारित अपनी अर्थव्यवस्था से शिफ्ट करते हुए एक औद्योगिक क्रांति के माध्यम से अपने आप को एक औद्योगिक या मैन्युफैक्चरिंग महाशक्ति के रूप में स्थापित करना शुरू किया। तो इस प्रकार के पॉलिसीज
इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिसीज और एक्शन प्लान्स बनाए गए, जिसके माध्यम से सबसे पहले तो जैसे ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसको देखते हुए अमेरिका ने भी अपने एक औद्योगिक क्रांति की। बड़े पैमाने पर ऐसे मिल्स और फैक्ट्रीज की स्थापना की गई, जिसमें लोहे, कोयले और स्टील का बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके और इससे लोगों को रोजगार की भी फिर बात आई, वो बढ़ा। दूसरा, मेक इन अमेरिका को बढ़ावा दिया गया और अपने स्थानीय उद्योगों, इन मिल्स और फैक्ट्रीज की रक्षा के लिए सरकार ने ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जो बाहर से आने वाला सामान था उस पर बहुत बड़ी मात्रा में बड़े वॉल्यूम्स के टैरिफ लगाए गए। तो इसकी वजह से भी फिर जो यहाँ के लोकल उद्योग थे उनको बढ़ावा मिला। इस बीच अमेरिका ने यूरोप के देशों से विकास के लिए होड़ लगाई तो यूरोपीय देशों को अपना कायल भी बना लिया। फ्रांस ने तो 4 जुलाई 1884 को अमेरिका को उसकी आजादी के गिफ्ट के तौर पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भेंट की। इस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े जहाज के जरिए अमेरिका भेजे गए और फिर इसे अमेरिका में असेंबल कर लाया गया। ये मूर्ति इतनी ऊंची है कि जिस चबूतरे पर लगी है, अगर उसे हटा दिया जाए तो इसके बाद भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 15 मंजिला इमारत के बराबर है। 28 अक्टूबर 1886 को राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड की मौजूदगी में हजारों लोगों की भीड़ के सामने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया। अमेरिका में स्थापित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सिर्फ आजादी का ही प्रतीक नहीं है, वो अमेरिका में लोकतंत्र की नई आशा और नए अवसरों का भी प्रतीक है। इस मूर्ति को जिस चबूतरे पर रखा गया है उस पर अमेरिकी कवयित्री एमा लाजरस की एक कविता द न्यू कोलेसिस को एक कांसे की पट्टिका पर ढालकर स्थापित किया गया। उस कविता को लाजरस ने इसीलिए लिखा था ताकि मूर्ति के निर्माण के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकें। ये दूसरी बात है कि आज ये प्रतिमा उस अमेरिका की पहचान बन गई जो दुनिया में दौलत के मामले में नंबर 1 पर है। वैसे तो दुनिया में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची और बड़ी कई प्रतिमाएं हैं। सबसे बड़ी प्रतिमा तो भारत में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। अब सवाल है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्यों दुनिया भर में अपनी अहमियत रखता है और क्यों सबसे अलग है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में जिस महिला को दिखाया गया है वो आजादी की रोमन देवी लिबर्टास का प्रतिनिधित्व करती है। वहीं उसके दाहिने हाथ में मशाल ज्ञान की रोशनी का प्रतीक है, जबकि बाएं हाथ में टैबलेट है जिसमें रोमन नंबर में 4 जुलाई 1776 लिखा है, जिस दिन अमेरिका आजाद हुआ था। उसके मुकुट में 7 कीलें हैं जो दुनिया के 7 महाद्वीपों और 7 समुद्रों के प्रतीक हैं। वहीं ताज में मौजूद 25 खिड़कियां रत्नों और स्वर्ग के प्रकाश किरणों का प्रतीक मानी जाती हैं। पैरों में टूटी हुई बेड़ियां और जंजीरें ये बताने के लिए हैं कि गुलामी की जंजीरों को अमेरिका तोड़ चुका है। और आगे की तरफ बढ़ा दाहिना पैर बता रहा है कि महिला आगे बढ़ रही है और उसके साथ बढ़ता गया अमेरिका। अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था समय के साथ आसमान छूने लगे तो बीच में कई झंझावातों को भी झेला। उसी बीच 1930 के ग्रेट डिप्रेशन का अमेरिका पर विनाशकारी असर पड़ा, जिसने अमेरिका को बुरी तरह झकझोर दिया। उस भयंकर मंदी में अमेरिका के 9000 से ज्यादा बैंक डूब गए। लाखों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी एक झटके में खत्म हो गई। जीडीपी में 30% की भारी गिरावट आ गई। औद्योगिक उत्पादन आधा रह गया और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 60% से ज्यादा कमी आ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि 1933 तक अमेरिका में हर चौथा आदमी बेरोजगार हो गया, जिनकी संख्या 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा थी। फसलों की मांग घट जाने से कृषि उत्पाद भी 50% से ज्यादा गिर गए। कर्ज चुकाने में असमर्थ होने के कारण किसानों की जमीनें जब्त हो गईं। लाखों लोग बेघर होकर शहरों के बाहर प्लास्टिक और टीन की झोपड़ियों में रहने लगे, जिसे तब के अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर के नाम पर हूवर विल्स कहा जाने लगा। उस भीषण मंदी की कीमत हूवर को भी चुकानी पड़ी, जो 1932 में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। मंदी से निपटने के लिए रूजवेल्ट ने न्यू डील नीतियां बनाई, जिसमें सड़क, पुल, बांध जैसे बुनियादी ढांचों से बाजारों में हलचल लाई गई। इससे मंदी का पूरा असर तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन हालात सुधरने लगे। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने न्यू डील का इनिशिएटिव लिया, जिसके के तहत 3 R's पर कार्य किया गया। ये जो 3 R's थे, रिलीफ, रिकवरी
और रिफॉर्म, इसके ऊपर उन्होंने बल दिया। रिलीफ के तहत FDR ने जो गरीब लोग जो थे, जो अनएम्प्लॉयड यूथ थे, उनको इकोनॉमिक रिकवरी प्रोवाइड कराई और जाहिर की रिकवरी के तहत अनेक जो ऐसे इनिशिएटिव लिए गए जिससे कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस थे, जो बैंक्स थे, उनको फर्दर कोलैप्स होने से रोका जा सके। अमेरिका मंदी से उबरने लगा तो दूसरा विश्व युद्ध दुनिया के सिर पर चढ़ने लगा। शुरुआती 2 वर्षों तक अमेरिका युद्ध से अलग रहा, लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने हवाई में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर हमला किया तो अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध में शामिल हो गया। मित्र राष्ट्रों में सोवियत रूस, ब्रिटेन और चीन जैसे शामिल थे। अमेरिका ने अरबों डॉलर के यूरोपीय सहयोगियों को हथियार, भोजन और कच्चे माल सप्लाई करना शुरू कर दिया। उसी दौरान अमेरिका ने अकेले ही इतना ज्यादा टैंक, विमान, युद्धपोत और गोले बारूद बनाए जितने जर्मनी, इटली और जापान मिलकर भी नहीं बना पाते। अमेरिका के सक्रिय हो जाने से धूरी राष्ट्र यानी जर्मनी, जापान और इटली की शामत शुरू हो गई। हिटलर का छद्म राष्ट्रवाद जहां जर्मनी को अंधेरे में धकेल रहा था, वहीं अमेरिका का एड़ी लगाकर लड़ना उसको महंगा पड़ने लगा। हिटलर के नेतृत्व वाले नाजी जर्मनी की हार 6 जून 1944 को तय हो गई थी, जब अमेरिकी जनरल आइजनहावर ने फ्रांस के नॉर्मंडी के समुद्री किनारे पर सबसे बड़ा समुद्री हमला किया था। वहीं अमेरिका ने प्रशांत महासागर में जापानी नौसेना के खिलाफ बैटल ऑफ मिडवे छेड़कर जापानी विस्तार को थाम लिया। और युद्ध का सबसे खतरनाक, अमानवीय और दूरगामी बुरे अंजाम वाला सच तब सामने आया जब 6 अगस्त 1945 को जापान में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए। उससे पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। अभी लोग कुछ समझ पाते कि जापान के ही एक दूसरे शहर नागासाकी पर 3 दिन बाद 9 अगस्त को अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। यह बिना किसी चेतावनी के हुआ सबसे विनाशकारी हमला था। हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैट मैन नाम के बमों के हमले ने बर्बादी के सारे पुराने पैमानों को तहस नहस कर दिया। परमाणु विस्फोट के रेडिएशन से हमलों के कुछ घंटे बाद ही हिरोशिमा में 70 से 80 हजार के बीच लोगों की जान चली गई। वहीं नागासाकी में भी करीब 40,000 लोग मारे गए। उस वक्त ग्राउंड जीरो पर तापमान अचानक 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे लोग तुरंत राख हो गए या भाप में बदल गए। एक अनुमान है कि 1945 का साल खत्म होते होते हिरोशिमा में करीब 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोग मारे गए, और जो बच गए वो दशकों तक कैंसर और मानसिक शारीरिक रूप से अक्षम हो गए थे, बल्कि लाखों को बाद में इसके कारण भी जान गंवानी पड़ी। वहीं दोनों शहरों का सारा बुनियादी ढांचा तहस नहस हो गया। हिरोशिमा की 70% इमारतें पूरी तरह मटियामेट हो गई थीं, जबकि 20% इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ था। वहीं पहाड़ी घाटी में बसे होने के कारण नागासाकी की तबाही थोड़ी कम हुई, फिर भी करीब 40% हिस्सा साफ हो गया। विस्फोट के कारण लगी भीषण आग ने और ज्यादा बर्बादी को हवा दे दी। हिरोशिमा और नागासाकी पर इस हमले से दुनिया दहल गई, लेकिन अमेरिका नहीं दहला। या हो सकता है कि वो दिखाना चाहता हो कि उसने जो किया सही किया, इसलिए आज तक अमेरिका ने मानवता के प्रति इतने बड़े अपराध के लिए माफी नहीं मांगी। हिरोशिमा नागासाकी हमले के समय अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन थे। ट्रूमैन के बाद हुए 10 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने माफी मांगना तो दूर, कभी हिरोशिमा या नागासाकी का रुख भी नहीं किया। 2016 में बराक ओबामा जब जापान गए तो हिरोशिमा स्मारक पर जाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने, लेकिन माफी तो उन्होंने भी नहीं मांगी, बल्कि परमाणु मुक्त दुनिया का संदेश दिया। उसी तरह G7 शिखर सम्मेलन बैठक में जब 2023 में जो बाइडेन हिरोशिमा गए तो व्हाइट हाउस ने पहले ही साफ कर दिया था कि माफी नहीं मांगी जाएगी। दूसरे विश्व युद्ध में वही पक्ष जीता जिधर अमेरिका था। खास बात यह है कि उसमें दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतें, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ, एक थे। इन दोनों की साझा शक्ति ने
हिटलर के विनाश और जर्मनी के विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। दोनों देशों के एकजुट होने से विश्व युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन दुनिया में हो रहे तमाम युद्ध नहीं रुके, बल्कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को यह पता था कि वो मजबूरी में साथ भले चल लें, लेकिन आगे चलेंगे नहीं। लेकिन उसके बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध भी शुरू हो गया। ग्रेट ब्रिटेन का सूरज डूबने लगा, लेकिन अमेरिका के उगते सूरज पर ग्रहण की तरह बैठ गया सोवियत संघ। अमेरिका के सामने चुनौती बनकर सोवियत रूस भले उभरा, लेकिन अमेरिका के डॉलर के सामने सोवियत रूस का रूबल हमेशा ही थोड़ी हल्की ही रही। और यह सब इसलिए हुआ कि अमेरिका ने ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था की बुनियाद रखी, जिसमें डॉलर को दुनिया की रिजर्व करेंसी घोषित कर दिया। साथ ही अमेरिका ने डॉलर को सीधे गोल्ड से जोड़ दिया। वहीं मार्शल प्लान के जरिए तबाह हो चुके पश्चिमी यूरोप को दोबारा खड़ा होने के लिए 13 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद की। इससे अमेरिका ने एक तरफ यूरोप को अपनी नीतियों का कर्जदार बना दिया, तो दूसरी तरफ सोवियत रूस के खिलाफ उसके पड़ोस में भी अपने मित्रों की फौज खड़ी कर दी। इसके तहत ही 1949 में नेटो का गठन हुआ, जो सोवियत खतरे से निपटने के लिए बनाया गया था। 1970 के दशक में गोल्ड का संकट आया तो अमेरिका ने सऊदी अरब और दूसरे तेल वाले देशों के साथ समझौता किया कि दुनिया के सारे तेल सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचे जाएंगे। इस एक फैसले ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अजेय बना दिया। उसके बाद 1991 में सोवियत रूस के पतन ने अमेरिका के उत्थान और उड़ान के लिए नया आसमान दे दिया। दूसरे विश्व युद्ध में भले ही दुनिया ने तबाही का सबसे बुरा मंजर देखा था, लेकिन इससे सीख नहीं ली, खासकर अमेरिका ने, जिसने 1955 से 1975 तक करीब 20 साल तक वियतनाम के खिलाफ एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें आखिर में उसे पीछे हटना पड़ा। वहीं 1980 से 1988 के बीच हुए ईरान इराक युद्ध में वो पीछे से इराक के साथ खड़ा रहा, लेकिन कुछ समय बाद ही वो इराक के पीछे पड़ गया जब 1991 में खाड़ी युद्ध हुआ। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका ने 2003 में इराक से युद्ध किया, जिसमें राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा दी गई। वहीं लीबिया और सीरिया के खिलाफ भी अमेरिका ने सैन्य अभियान चलाया। 2001 से 2021 के बीच अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सबसे लंबा युद्ध लड़ा। दरअसल 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर पर हुए आतंकी हमले ने अमेरिका को भीतर से हिला दिया। उस हमले के लिए अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को जिम्मेदार माना, जिसे 2011 में पाकिस्तान में मार गिराया। उसके बाद ही अमेरिका को पता चला कि आतंकवाद का जख्म क्या होता है और कैसे भारत उससे 2 दशक पहले से उस घाव को झेल रहा था। हर शांति, विकास, आजादी और लोकतंत्र की कीमत होती है। अमेरिका ने उन कीमतों को चुकाकर मानवता के इन महान मूल्यों को हासिल किया है। गुलामी से मुक्ति के लिए उसके लिए सबसे उदार और दूरदर्शी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को गोलियां तक खानी पड़ी। तब से लेकर अब तक अमेरिका बराबरी की बात तो करता रहा है, लेकिन आज भी ब्लैक लाइव्स मैटर नाम से अश्वेतों को अमेरिका में आंदोलन चलाना पड़ता है। इससे पता चलता है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की कुर्बानी और लिंकन की कोशिश पूरी तरह रंग नहीं ला पाई है। अमेरिका को सिर्फ डॉलर ही नहीं, दया और ममता के लिए भी जगह बनानी होगी, तभी उसकी खोज वास्तव में पूरी हो पाएगी। तो आज मेरे साथ चक्रव्यूह स्पेशल में इतना ही। अब मुलाकात होगी सोमवार को शाम 6:57 पर। शुभ रात्रि।